बड़ी खबर आ रही है, इसी से जुड़ी आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। तो बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों से जुड़ी आ रही है। बड़ी खबर, आज देर रात तक जारी हो सकती है लिस्ट। देर रात तक लिस्ट जारी हो सकती है। दिल्ली में कांग्रेस की की अहम बैठक आज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा की सभी 9 सीटों पर होगी चर्चा। बता दें आपको प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी कर चुकी है अंतिम चर्चा और कई सीटों पर सिंगल नाम फाइनल कर लिए गए हैं। हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों से जुड़ी आ रही है बड़ी खबर आपको बता दें, आज देर रात तक जारी हो सकती है कांग्रेस की लिस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, हरियाणा कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार सिरसा से कुमारी शैलजा संभावित उम्मीदवार यहां बताई जा रही है। साथ से विजेंद्र सिंह संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। भिवानी से श्रुति चौधरी लड़ सकती है चुनाव। ये संभावित उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा लड़ सकते हैं चुनाव। फरीदाबाद से विजय प्रताप संभावित उम्मीदवार फिलहाल बताए जा रहे हैं। करनाल से चाणक्य शर्मा को टिकट संभव तौर पर मिल सकती है। अंबाला से वरुण मुलाना संभावित उम्मीदवार। इस वक्त की बड़ी खबर, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी और सुरेंद्र दहिया का नाम इस बीच आ रहा है। गुरुग्राम से आपको बता दें तो ये संभावित नामों के लिस्ट हम आपको अभी बताकर चल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस आज शाम तक हो सकता है कि जो उम्मीदवार है, जो सूची है वो यहां पर जारी कर दे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक सूची यहां पर दिखा रहे हैं जो संभावित नाम जिन पर मोहर लगी है। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, कांग्रेस की लिस्ट आज जारी हो सकती है देर शाम तक, ऐसी जानकारियां, ऐसी खबरें जो है वो यहां पर चर्चाओं में बनी हुई है। लेकिन उससे पहले ये कुछ कांग्रेस के संभावित नाम इन सीटों पर आगे चलते दिख रहे हैं। बिल्कुल, आज जो है वो लोकसभा के चुनाव को लेकर कांग्रेस की जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसकी बैठक आज शाम को होनी है। और इस बैठक में आज हरियाणा की जो 9 लोकसभा की सीटें हैं, चूंकि एक सीट गठबंधन के नाते आम आदमी पार्टी को मिली है, इसलिए यहां पर गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता पहले ही मैदान में आ चुके हैं। और 9 जो सीटें हैं हरियाणा की, उसके ऊपर कांग्रेस आज जो है वो उम्मीदवारों के नाम तय कर सकती है। और आज देर रात तक जो है वो कांग्रेस हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जो है वो कर सकती है। इसके साथ ही आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की बैठक है उसमें हरियाणा के साथ साथ हिमाचल और चंडीगढ़ के लिए भी उम्मीदवार जो है वो कांग्रेस तय कर सकती है। लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के जो 9 लोकसभा क्षेत्र हैं उनके लिए कांग्रेस के जो संभावित चेहरे हैं, उन चेहरों की अगर हम बात करें तो जो वो सिरसा में जो है अंबाला लोकसभा से जो पहले चुनाव लड़ती रही है कुमारी शैलजा, वो इस बार सिरसा लोकसभा से कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती हैं। इसके साथ ही हिसार की अगर हम बात करें तो हिसार से चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे जो पहले बीजेपी से सांसद थे और अब कांग्रेस ज्वाइन की है, वो उम्मीदवार जो है वो बरजिंदर सिंह हिसार से कांग्रेस के हो सकते हैं। इसी तरीके से भिवानी लोकसभा से श्रुति चौधरी जो है वो कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती है। श्रुति चौधरी का नाम जो है वो सूची में शामिल है। सूत्रों के मुताबिक जो है भिवानी से श्रुति चौधरी को पार्टी उम्मीदवार बना सकती है। इसके साथ ही रोहतक की अगर हम बात करें तो संभावित चेहरों की हम बात कर रहे हैं। रोहतक से एक ही नाम है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो रोहतक से कांग्रेस के लोकसभा रोहतक के लिए उम्मीदवार जो है वो बनाए जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद से विजय प्रताप जो है उनका नाम प्रमुखता के साथ सूची में है और विजय प्रताप जो है वो फरीदाबाद लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि एक और नाम भी है, करण सिंह दलाल। करण सिंह दलाल के नाम के ऊपर भी चर्चा हुई है, लेकिन आज जब केंद्रीय चुनाव समिति कांग्रेस की बैठक होगी उसमें अंतिम निर्णय क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो प्रबल दावेदारी है वो विजय प्रताप की मानी जा रही है और विजय प्रताप जो है वो फरीदाबाद लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि सूची में नाम फरीदाबाद के लिए करण सिंह दलाल का भी है। इसके अलावा अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में जो सबसे पहला नाम है वो है राज बब्बर का। राज बब्बर के अलावा 2 और चेहरे हैं जिनके नाम पर भी चर्चा हुई है, राव दान सिंह और राव दान सिंह के साथ ही कैप्टन अजय सिंह यादव। यानी अगर केंद्रीय कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में राज बब्बर के नाम पर फैसला नहीं होता है तो फिर राव दान सिंह जो है वो गुरुग्राम से जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही हालांकि नाम सूची में कैप्टन अजय यादव का भी शामिल है। इसके बाद अगर हम बात करें सोनीपत की तो सोनीपत में जो वो सतपाल ब्रह्मचारी
और सुरेंद्र दहिया, ये दो नाम चर्चा में हैं। जो अलग अलग कांग्रेस के गुट हैं, अलग अलग धड़े हैं, उन धड़ों के चलते जो है वो दो नाम, एक खासतौर पर एक तीसरा नाम भी है, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो वो चर्चा नहीं हुई है। ऐसे में ये जो दो नाम है, सतपाल ब्रह्मचारी और सुरेंद्र दहिया, इनमें से ही कोई एक जो है वो उम्मीदवार सोनीपत के लिए बनाए जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो करनाल लोकसभा सीट, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चाणक्य शर्मा का नाम जो है वो शामिल है। चाणक्य शर्मा जो है उन्हें पार्टी जो वहां पर उम्मीदवार बना सकती है। इसी तरीके से करनाल में ही विधानसभा का उपचुनाव भी होना है, तो इसके लिए अगर आज ही उम्मीदवारी तय की जाती है, कांग्रेस ने इसके लिए सुमिता सिंह जो पूर्व विधायक हैं उसके नाम पर मंथन किया है। सुमिता सिंह जो है वो उम्मीदवार बनाई जा सकती हैं, उनके नाम पर चर्चा हुई है। लेकिन अभी केवल लोकसभा के उम्मीदवार घोषित होंगे या उपचुनाव की भी उम्मीदवार की सूची कांग्रेस आज ही जारी करेगी, ये जरूर देखना होगा। अगर हम बात करें अंबाला लोकसभा क्षेत्र की, तो अंबाला लोकसभा क्षेत्र के लिए वरुण मुलाना का नाम जो है वो प्रमुखता से है। वरुण मुलाना इस वक्त मुलाना विधानसभा से कांग्रेस के विधायक हैं। पूर्व में जो मंत्री रहे, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे फूलचंद मुलाना, उनके बेटे हैं। तो ऐसे में ये 9 जो लोकसभा के क्षेत्र हरियाणा में है, उनके लिए कांग्रेस ने इन संभावित 12-13 नाम पर मंथन किया है। बहरहाल देखना आज यही होगा कि कांग्रेस की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें अंतिम मोहर किसके नाम पर लगती है। मंथन तो पवन यहाँ पर हुआ ही, लेकिन काफी लंबा ये मंथन चला। वजह ये स्पष्ट नहीं हो पाई कि लंबा मंथन किस लिए चला, क्या नामों पर सहमति नहीं बन पा रही थी, या कांग्रेस के जो अंदर खाने में जो धड़े बटे हुए हैं उनको किस तरीके से साधा जाए इस सीटों को बंटवारे को लेकर, या सीटों में जो उम्मीदवारों के नामों को लेकर, इसलिए ये देरी हो रही थी। बिल्कुल निश्चित तौर पर अंजलि, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हरियाणा कांग्रेस की तस्वीर 2014 के बाद 2024 तक की अगर हम 10 साल की देखेंगे तो गुटबाजी, धड़ेबाजी जो है वो कांग्रेस में खुलकर जो है वो सामने आई है। इसी के चलते अशोक तंवर जो आज सिरसा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं लोकसभा के चुनाव के लिए, वो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस में रहे और उन्होंने पार्टी तक को छोड़ दिया था। इस स्तर की गुटबाजी जो है वो हरियाणा कांग्रेस में रही है। न केवल अशोक तंवर बल्कि कई बड़े चेहरों ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा, और गुटबाजी जो है वो इसके बावजूद लगातार 10 साल में अनेक बार देखने को मिली है। और अब जो लगातार मंथन हुआ उसकी भी वजह यही है कि बार बार जो है वो एक लोकसभा सीट के लिए 2 से 3 और कहीं कहीं तो 4-4 नाम जो है वो सामने आ गए, क्योंकि एक नेता ने 2 नाम रखे तो दूसरे जो गुट है उनकी तरफ से 2 और नाम आगे बढ़ा दिए गए। इसके बाद जब पिछली बार बैठक हुई थी तो सूत्रों के मुताबिक हाईकमान ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि पहले आप 10 लोकसभा के लिए केवल 10 नाम दीजिए, उन 10 नाम के बाद अगर कोई बड़े चेहरे के तौर पर अगर छूट रहा होगा तो फिर हाईकमान तय कर लेगा कि किसको कहां पर मैदान में उतारना है। लेकिन आप पहले केवल 10 नाम सहमत होकर, एकमत होकर 10 ही नाम दीजिए और 9 या 10 नाम दीजिए, उनके ऊपर ही आपका जो फैसला है वो हाईकमान करेगा। तो इसी के चलते पिछले बार जब बैठक हुई थी उसमें सहमति बनने की उम्मीद थी, वो इसलिए नहीं बन पाई थी। सूत्रों के मुताबिक उस वक्त जो नाम है उनकी सूची जो वो 18-20 से भी ज्यादा हो रही थी। तो ऐसे में हाईकमान ने साफ तौर पर कहा कि पहले हरियाणा कांग्रेस की जो प्रदेश की चुनाव समिति है वो बैठक एक बार फिर से करे, एकमत होकर 9 नाम ही हाईकमान को दे, और हाईकमान यानी जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी कांग्रेस की तो उसमें उन 9 नामों के अलावा किसी पे विचार करना होगा तो वो केंद्रीय कांग्रेस चुनाव समिति करेगी। लेकिन इसके बाद जो है वो अब शुक्रवार को हरियाणा कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई है। बैठक के बाद सूत्रों के हवाले से जो खबर हमें मिली है, जो संभावित नाम जो तय हुए हैं वो नाम हमने अपने जनता टीवी के दर्शकों को बताए हैं कि 9 लोकसभा के लिए 9 उम्मीदवारों के अलावा 2 से 3 चेहरे और भी हैं जिनके नाम पर अभी भी चर्चा जारी है, उनके नाम जो है वो रखे गए हैं। बहरहाल अब देखना यही होगा कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अंतिम मोहर किस किस नाम पर लगती है। पवन, एक महत्वपूर्ण सवाल और यहाँ पर, क्योंकि अभी देखिए जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती है तब उससे पहले कुछ भी कहना या समझना वो थोड़ा गलत होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऊपरी तौर पर समझा जाए तो समीकरण इस बार किस तरीके के बनते दिख रहे हैं, क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल जो भी हरियाणा के राजनीति के लिहाज से जो घटनाक्रम हरियाणा में हुआ वो सबने यहाँ पर देखा। विधानसभा चुनाव भी इसी साल है, तो अब किस तरीके का इंपैक्ट जो है अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन हरियाणा में पॉलिटिक्स की यहाँ पर बनी हुई है उससे यहाँ पर बनता दिख रहा है इस लोकसभा चुनाव में।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 के 10 चेहरे जो है वो मैदान में उतारे हुए हैं और काफी समय से ही 10 उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के लोकसभा के चुनाव के मैदान में हैं, वो लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। कई जगहों पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत कई बड़े नेताओं की जनसभाएं लगातार चल रही है। इस लिहाज से यूं कह सकते हैं कि बीजेपी एक स्टेप आगे जरूर है, लेकिन अभी भी कुछ सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर जो वो बीजेपी की इस बार 2019 जैसी स्थिति बनती हुई नहीं दिख रही है। और 2019 में जो 10 की 10 सीटें हरियाणा में भाजपा ने जीती थी, इस बार ऐसी स्थिति बन रही है कि भाजपा को काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि कई जगह पर जिस तरीके से विरोध उम्मीदवारों का हुआ या फिर कई तरह के जो समीकरण बने हैं, उनके बीच बीजेपी के लिए चुनौती इस बार जरूर रहेगी 2019 के इतिहास को 2024 में हरियाणा में दोहराना। लेकिन इस सबसे बड़ी बात यही है कि कांग्रेस की जो आपसी खींचतान है, हरियाणा कांग्रेस की जो गुटबाजी है, रस्साकसी है, वो कहीं ना कहीं फिर बीजेपी के लिए फायदेमंद भी रहती है। आखिर में आते आते जब मतदान तक या वोटिंग तक जब पहुंचते हैं, तो कांग्रेस के नेताओं की गुटबाजी और खींचतान कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा जरूर दे जाती है, और ये पिछले 2019 के चुनाव में भी देखने को मिला है। और एक सबसे बड़ी बात यही है कि चेहरे अभी तक जो सामने नहीं आए हैं, उसके चलते सही मापतोल या सही आकलन जो है वो अभी नहीं हो पा रहा है। जब कांग्रेस के चेहरे मैदान में आ जाएंगे, और अभी छठे चरण में हरियाणा में चुनाव है, 25 मई को हरियाणा में चुनाव है, इस लिहाज से करीब करीब 40 दिन का समय है। तो ऐसे में अभी बहुत सारी स्थितियां बदलनी है, कई उतार चढ़ाव आने हैं, कई तरीके के बयान और बयानों पर पलटवार और आरोप प्रत्यारोप होने हैं, और बड़ी जनसभाएं, बड़ी रैलियां जो है वो दोनों ही दलों के शीर्ष नेतृत्वों की रहने वाली है। इसके साथ साथ इनेलो की बात करें, जेजेपी की बात करें या अन्य जो राजनीतिक दलों की बात करें, उनके उम्मीदवार के तौर पर वो किसे फायदा पहुंचाएंगे, किसे नुकसान पहुंचाएंगे, ये सब आकलन भी होने हैं। इस लिहाज से देखना यही होगा कि 4 जून को हरियाणा की 10 सीटों के नतीजे क्या रहेंगे। लेकिन बहरहाल इतना जरूर है कि अभी बीजेपी के लिए रास्ता कठिन दिख रहा है 2019 के इतिहास को दोहरा पाना, लेकिन आगे समीकरण क्या बनेंगे, सामने चेहरे कौन होंगे, सभी राजनीतिक दलों की रणनीति क्या रहेगी, इसी पर सब कुछ निर्भर करेगा। हालांकि पवन, अगर हरियाणा कांग्रेस की यहाँ पर बात की जाए तो अभी जब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तो कर देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प जो है वो यहाँ पर ये रहने वाला है कि जब वो चुनावी जनसभाएं होंगी और मंच पर जब नजरें जाएंगी तो एकजुटता कितनी देखने को मिल पाती है, चाहे शीर्ष नेतृत्व ही क्यों ना यहाँ पर आ जाए, वो सबसे देखना दिलचस्प होगा। यहाँ पर एक मंच पर सारे गुट एक साथ दिख पाएंगे या नहीं? बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर अंजलि, सबसे बड़ी चुनौती हरियाणा में कांग्रेस के लिए एक ही रही है और पिछले 10 साल से लगातार बनी हुई है। जिस पार्टी का हरियाणा में संगठन ना बना हो और लगातार नेता जो हैं वो एक अलग अलग गुटों में बंटे हुए हों और एक मंच पर बहुत विशेष मौके पर ही मुश्किल से नजर आए हो, तो आप समझ सकते हैं कि फिर ऐसे में जो लक्ष्य आपको हासिल करना है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपके सामने जो चुनौती है वो कोई दूसरा नहीं बल्कि आप खुद ही हैं। आपकी पार्टी में आपके बीच के मतभेद जो हैं वो ही आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो जाहिर है कि जब उम्मीदवार सामने आएंगे, जब चेहरे कांग्रेस के सामने आएंगे, उसके बाद जब मंच सजेंगे, चुनावी जनसभाएं होंगी, तो किस तरीके के कार्यक्रम होंगे और सीधा मंच से जो वो कौन किस तरीके से किस रूप में पार्टी के लिए काम करता दिखेगा और पार्टी को इंटरनल तौर पे यानी आंतरिक कलह से क्या गुजरना पड़ेगा या आंतरिक कलह से पार्टी उभर पाएगी, ये जरूर जो है वो तमाम चीजें रहेंगी जो तय करेगी हरियाणा में 10 सीटों के ऊपर हरियाणा कांग्रेस की रणनीति और राजनीति जो रहेगी उसको। तो ऐसे में देखना यही है कि 4 जून को जो देश भर के नतीजे हैं उसमें हरियाणा के नतीजे क्या होंगे और नतीजों से पहले चुनाव प्रचार में कांग्रेसी एकजुट होंगे या नहीं होंगे, या फिर अपनी अपनी सीट तक, अपनी अपनी लोकसभा तक सीमित रहकर काम करेंगे, या फिर मिलजुल कर पूरे प्रदेश में एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पवन, ये जो संभावित लिस्ट अभी हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी ये सिर्फ संभावित है, क्योंकि अनाउंसमेंट जो है वो नहीं हुई है, लेकिन इस संभावित लिस्ट को देखकर ही साफ पता लग रहा है कि किस तरीके से हरियाणा कांग्रेस के हर एक गुट को जो है वो साधने की कोशिश यहाँ पर की गई है। वो तमाम चेहरे जो हैं वो इसमें शामिल करने की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर एक से ज्यादा नाम जो है वो चर्चाओं में बने हुए हैं। मुझे लगता है कि इसको लेकर अभी भी जो संशय है, क्या वो अंदर बना हुआ है या हम मानकर चले कि नाम पूरी तरीके से फिक्स हो चुके हैं? मैं क्योंकि सोनीपत और गुड़गांव खासकर इन 2 सीटों की भी बात कर रही हूं, क्योंकि इसमें 2-3 नाम एक साथ चल रहे हैं।
बिल्कुल निश्चित तौर पर जो हमारे सूत्रों से मिली जानकारी है उसके मुताबिक जो हरियाणा कांग्रेस चुनाव समिति की जो बैठक कल हुई है उसमें काफी जो है वो एक तरीके से बातचीत हुई है, काफी चर्चा हुई है और उस चर्चा में जो गुटबाजी है वो भी हावी रही है। और अब जो आपने बात की गुरुग्राम की, सोनीपत की, तो गुरुग्राम और सोनीपत के साथ साथ भिवानी और फरीदाबाद इन 2 लोकसभा क्षेत्रों के लिए भी जो है वो 1 से अधिक नाम जो है वो सामने आ गए और उसके बाद जो है वो काफी जो गहमा गहमी और चर्चा जो है वो बैठक में रही। लेकिन बहरहाल यही अंतिम जो है वो निर्णय लिया गया कि जो नाम है उन नामों को हाईकमान को दे दिए जाए। हाईकमान की जो बैठक होगी यानी कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक आज शाम को जो होनी है उसमें तय कर लिया जाएगा, हाईकमान पर छोड़ दिया जाए कि हाईकमान क्या तय करता है। तो बहरहाल अब जो बॉल है वो हाईकमान के पाले में चली गई है। हाईकमान जो है वो कांग्रेस का क्या तय करेगा ये जरूर देखना होगा। लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी के चलते ही इस तरीके की स्थिति बनी कि 1 सीट पर 1 नहीं बल्कि 3-3, 4-4 उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। और 3-3, 4-4 उम्मीदवार इस लिहाज से चूंकि जो अलग अलग गुट हैं, अलग अलग ग्रुप जो कांग्रेस में बने हैं हरियाणा कांग्रेस में, हर नेता की अपनी अलग जो है वो एक तरीके से सिफारिश कह लीजिए या उसको दावेदारी, प्रबल दावेदारी बताना कह लीजिए, वो रही। इसी के चलते इस तरीके की जो स्थिति है वो लगातार बनी और यही वजह रही कि पिछली बार जो चुनाव समिति की बैठक हुई उसमें पार्टी के हाईकमान को यह फैसला लेना पड़ा कि आप जो है वो इतने नामों की बजाय केवल 9 लोकसभा के लिए 9 नाम या फिर 9 में 1-2 अगर नाम एक्स्ट्रा होंगे या अतिरिक्त होंगे तो वो आप दे दीजिए। उसके बाद पार्टी का हाईकमान कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति इसके लिए अपनी रणनीति बनाकर जो है वो फैसला करेगी। तो बहरहाल संभावित नाम है, संभावित नामों में से किसके नाम पर अंतिम मोहर लगती है इसके लिए हमें कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का इंतजार करना होगा और सूत्रों के मुताबिक आज देर रात तक लिस्ट जो है वो सामने आ भी सकती है। लेकिन पवन, ये क्योंकि लगातार बैठकें कांग्रेस की हो रही है उसमें ज्यादातर प्रभारी द्वारा ये बयान दे दिया जाता है कि अभी नाम जो है फाइनल हो गए हैं, हम जल्द ही, क्योंकि ये हम चीजें 5 तारीख से सुनते आ रहे हैं और नाम फाइनल नहीं हो रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो नाम फाइनल करके लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, अपने प्रत्याशियों को लेकर ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार जो है तमाम शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर क्या समझा जाए कि आज वो समय आ गया है या आज शाम तक या हो सकता है कल तक कि नाम जो है कम से कम कांग्रेस पर फाइनल कर दे और यहां से भी चुनावी जो बयान है वो चुनाव प्रचार की जो हवा है कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस की, वो शुरू हो जाए? बिल्कुल, देखिए उम्मीदवार तय देरी से होना अपने आप में पार्टी के लिए जो है वो या उम्मीदवार जिसको चुनाव मैदान में जाना है उसके लिए नुकसान निश्चित तौर पर माना जाएगा। हालांकि बार बार कांग्रेस के नेताओं ने ये कहा कि छठे चरण में चुनाव है, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उम्मीदवार को ज्यादा समय लोगों के बीच में जाने का, वोट की अपील करने का मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर लोग जो है वो जो मन बनाते हैं उनको भी सोचने समझने के लिए ज्यादा अगर वक्त मिलता है तो वो लोगों के लिए, मतदाताओं के लिए जहां सही रहता है, वहीं उम्मीदवार जिन पार्टियों के उम्मीदवार है उनको भी ज्यादा वक्त अगर मिलता है तो वो ज्यादा लोगों तक चुनाव प्रचार के लिए पहुंच पाते हैं। बहरहाल लगातार बात ये जरूर की गई कि तय कर लिया जाएगा, नामों पर सहमति बन गई है, लेकिन अभी तक, आज तक की जो तस्वीर है वो ये खुद बयां कर रही है कि हरियाणा कांग्रेस में तय समय रहते नहीं किया जा सका। इसी के चलते अभी तक उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं आए और इसी की वजह से बीजेपी ने अपने न केवल उम्मीदवार मैदान में समय रहते उतारे बल्कि अभी तक तमाम जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें कई बड़े कार्यक्रम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हो चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल दोनों मैदान में उतरे हुए हैं। हालांकि मनोहर लाल जो है वो करनाल से लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं, इसके बावजूद लगातार सिरसा, हिसार, भिवानी और इसके साथ ही अंबाला, कुरुक्षेत्र, अलग अलग जगहों पर जाकर वो जनसभाएं कर रहे हैं, चुनावी जनसभाओं में लोगों से वोट की अपील अपने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर है कि जो बीजेपी ने समय रहते उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं उनका बीजेपी के उम्मीदवारों को, पार्टी के नेताओं को प्रचार करने में ज्यादा समय मिल रहा है। अगर कहीं गतिरोध है, अगर कहीं विरोध है, अगर कहीं नाराजगी है तो उसको भी समय रहते उससे बाहर आने का, उससे निपटने का मौका भी कहीं ना कहीं मिल रहा है। और ऐसे में देखना यही है कि कांग्रेस अब और ज्यादा देरी करेगी या फिर आज अंतिम मोहर इन चेहरों पर, जो संभावित नाम है, इनमें से किन किन चेहरों पर फैसला ले लेगी। चलिए, आप इस खबर पर नजर बना रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम जानकारी के लिए। तो